दोस्तों, वनराज भागा शहर छोड़कर, बा का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, रूठ गई हैं शाह हाउस से खुशियाँ और आ गई हैं अनुपमा के घर में सारी खुशियाँ। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा अपनी बेटी और अपने पति अनुज के साथ खुशी से रहने लगी है। अनुपमा तुलसी माँ की पूजा कर रही होती है और वहाँ पर आद्या और अनुज भी आ जाते हैं। और फिर अनुपमा कहती है कि चलो कॉफी महाराज को खाना खिलाते हैं, और कॉफी महाराज को आवाज लगाती कि ओ कॉफी महाराज आ जाओ खाना खा लो। और कॉफी आकर खाना खाने लग जाता है। और इधर आद्या कहती है कि आ इसके पास आ जा। आद्या मना करती, कहती मुझे डर लग रहा है मम्मी, और अपने आप को पीछे खींच लेती है। लेकिन अनुपमा कहती है कि ये इनसे डर मत, ये बेजुबान जानवर होते हैं, ये हमारी भाषा को नहीं समझते लेकिन हमारी मन की भाषा को पढ़ लेते हैं, और फिर ये तो हमारे घर के सदस्य जैसा है। और आद्या कॉफ़ी के पास आती है और कॉफ़ी को सहलाने लग जाती है। तो फिर कहती है कि मम्मी अपने घर के बाहर एक डॉगी रहता था, मैं उसको फीड कराती थी। तो अनुपमा कहती है कि हाँ बेटा, और ये भी वैसा ही है, बल्कि ये तो उससे भी अच्छा ही हमारे परिवार का सदस्य है। और फिर कॉफ़ी को सहलाने लग जाती है। और फिर कॉफ़ी से कहती है कि कॉफ़ी महाराज, ये तेरी दीदी है, तू इससे प्यार करेगा ना? तो कॉफ़ी हाँ भरता है और चू चू करने लग जाता है। तो फिर अनुपमा कहती है अब कॉफ़ी तो हो गया, अब वो देखो पक्षी रानी दाना मांग रही है। तो फिर इस पर आद्या कहती है उनको भी दाना खिलाना है। तो फिर अनुज कहता है कि ये जो पक्षी रानी है ना, जिनको तेरी माँ दाना खिलाती है, अगर ये एक दाना भी प्लेट से बाहर गिरा देती है ना, तो तेरी मम्मी उनको बहुत बुरी तरह से डांटती है और कहती है कि अब अगर एक भी दाना गिराया तो मैं तुम्हें दाना नहीं दूंगी। तो ये डरती है बेचारी और एक भी दाना बाहर नहीं गिराती। तो अनुपमा कहती है कि क्या सिखा रहे हो मेरी बेटी को? कहता है कि इसमें कोई झूठ नहीं है। और आद्या जो है दाना और पानी देती है पक्षियों को और बड़ी खुश होती है। पीछे से अनुज और अनुपमा अपनी बेटी को इतना खुश देखकर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आद्या जो अपने ट्रॉमा से बाहर आ रही होती है। फिर आवाज़ आती कावेरी की और अनुपमा कहती है कि सॉरी कावेरी बहन, तुझे भी हम खाना देंगे। फिर कहती गुड मॉर्निंग कावेरी बहन, और फिर आद्या को ले जाती है कावेरी के पास और कहती है चलो इसी चारा देते हैं। और दूर दूर से आद्या जो है घास खिलाती है कावेरी को। फिर आद्या अनुपमा कहती है आ इसके पास आ, और आद्या के हाथ से जो है लड्डू खिलवाती है कावेरी को। आद्या डरने लग जाती है कि मम्मी मम्मी, तो कहती कुछ नहीं होगा, नहीं खाएगी ये। और कहती है कि ये तो हमारी माँ है, हमारे संस्कृति में गाय को माँ माना जाता है। तो फिर बताती है कि जो गाय का दूध होता है तो अमृत होता है, बकरी का दूध दवाई के रूप में यूज होता है, और भैंस का दूध दूध होता है, लेकिन गाय का दूध तो अमृत होता है। फिर आद्या कहती है कि हाँ मम्मी, जब हम फैक्ट्री में गए थे तो आपने मुझे गौमूत्र और गाय गोबर के भी बेनिफिट बताए थे। तो इस पर अनुज कहता है कि मैं अपनी बेटी को सब कुछ दिया लेकिन मैं संस्कार नहीं दे पाया। इस पर अनुपमा कहती है कि संस्कार अकेले बाप नहीं देता, माता पिता दोनों मिलकर देते हैं। आप जो बात नहीं बता सकते बेटी को वो मैं बताऊंगी, और जो मैं नहीं सिखा सकती वो आप सिखाएंगे। और फिर कहती है कि मैं अपनी बेटी को बहुत सी बातें बताऊंगी। और फिर कहती है कि आ इसकी गर्दन को सहला, और आद्या डरते हुए गाय की गर्दन को सहलाने लग जाती है। और आद्या को बड़ा मजा आता है, खूब हंसती है। और इधर अनुज और अनुपमा दोनों अपनी बेटी की नज़र उतारते हैं। इधर बा जो है वो वनराज की फ़ोटो लेकर रो रही होती है, कहती है तू कहाँ चला गया, तुझे सभी जुआरी और चोर बताते हैं, तुझे कपटी बताते हैं, तू आजा बेटा सबका मुंह बंद कर दे। और फिर आते हैं किंजल और टीटू बा के पास, बा को संभालते हैं। और टीटू कहता है कि कुछ नहीं होगा, पापा को आ जाएंगे जल्दी। किंजल कहती है कि मम्मी चिंता मत करो बा, जल्दी आ जाएंगे। और फिर दोनों बा को संभालने लग जाते। तो उधर से तोसू आता है बैंड बजाता हुआ। जी हाँ दोस्तों, अपने कंधे पर म्यूजिक रख कर आता है तोसू और कहता है कि बा ये जो संभालना होता है ना घर की जिम्मेदारी, ये तो बड़ी ही मुश्किल होती है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो फिर सारे बच्चे भी देखते हैं तोसू को कि इतना ऊंचा म्यूजिक बजा रहा था, इतना लाउड। फिर नौकर तोसू के लिए ठंडा लेकर आता है, तो तोसू कहता नहीं मज़ा नहीं है, ऑरेंज जूस लेकर आओ। और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है नाश्ता करने के लिए। और बा को कहता है कि बा पकौड़े वाली कढ़ी बनाना, क्योंकि पापा को पसंद नहीं थी इसलिए कभी बनती ही नहीं थी, अब तो बनाओगी ना मेरे लिए। तो बा हाँ भी नहीं कहती और ना भी नहीं कहती, चुपचाप देखती रहती तोसू को। और फिर तोसू नाश्ता करने बैठ जाता है और म्यूजिक को लाउड कर देता है। सारे देख रहे होते हैं, बच्चे भी देख रहे होते हैं। इधर बा जो है वो दूसरा म्यूजिक बजा देती है और उसमें भजन बजा देती है। तोसू को ये देखकर गुस्सा आता है और अपना म्यूजिक तेज कर लेता है। तो बा और भी ज़्यादा म्यूजिक बढ़ा देती है और सबके कान फटने लग जाते हैं।
तोसू गुस्सा करता है और गुस्से में चिल्लाकर अपना म्यूजिक उठाकर वहाँ से चला जाता है और सारे बच्चे जो है वो उसके मज़े लेते हैं और हंसते हैं। इधर किंजल और टीटू भी हंसने लग जाते हैं तोसू के जाने पर कि तोसू की यहाँ पर हार हुई और बा की जीत हुई, और बच्चे भी खुशी से ही पी बुर्रे करने लग जाते हैं। और बा कहती है कि मैं तुम्हारे बाप की भी माँ हूँ और तुम मेरे से जूझ नहीं सकते हो तोसू, और तोसू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दोस्तों तोसू तो सा उसका भी तमाशा बना रहा है, खुद का भी तमाशा बना रहा है, लेकिन आशा भवन में खुशियां दस्तक दे चुकी हैं। सभी आरती के लिए इकट्ठा होते हैं। पहले तो अनुपमा अकेली होती थी, लेकिन अब उसके साथ उसके बच्चे और उसका पति भी हैं आरती करने के लिए। अनुपमा आद्या को बुलाती है कि आद्या बेटा आरती करो। आद्या कहती है कि मैं कैसे। फिर इंदिरा कहती है कि आरती तो कोई भी कर सकता है, और फिर बापूजी कहते हैं कि हाँ बेटा तुम ही आरती करो। और फिर आद्या कहती है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो भगवान जी गुस्सा करेंगे। तो फिर इस पर अनुपमा कहती है कि भगवान जी बच्चों पर कभी गुस्सा नहीं होते। और बाला भी कहता है कि नहीं भगवान जी कभी बच्चों पर गुस्सा नहीं होते, तुम आरती करो। और आद्या आरती करती है और सभी मिलकर कान्हा जी की आरती करते हैं। और फिर उसके बाद आद्या कहती है कि क्यों ना मम्मी इस बार हम गणपति को अपने घर लेकर आए। तो इस पर सारे देखते हैं आद्या की तरफ और कहती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो इस पर बापूजी कहते हैं कि नहीं बेटा ये तो कान्हा जी की मर्जी है, इसीलिए तो तूने बोला है गणपति जी को लाने के लिए। और फिर इंदिरा कहती है कि आशा बहन भी गणपति जी को लेकर आती थी। फिर सागर कहता है तो ठीक है, हम जो भी है जैसा भी हमारे पास सामान है उसी में अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी जाके निकालेंगे। फिर अनुपमा बताती है कि अनुज कितनी अच्छी मूर्ति बनाते हैं। कहती कि जब मैंने पहली बार अनुज की बनाई हुई मूर्ति देखी थी तो मैं चौंक गई थी और मैंने कहा था कि मैंने आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखी। तो फिर अनुज कहता है कि मेरे घर में आयोजन होता था गणपति बप्पा का, लेकिन मूर्ति आती थी, लेकिन एक ही शर्त पर आती थी कि मूर्ति मैं बनाऊंगा। और फिर कहता है कि इस बार भी क्या मूर्ति मैं बनाऊं। तो सारे कहते हैं कि हाँ मूर्ति तुम ही बनाओ। और फिर बापूजी कहते हैं कि डेकोरेशन हम जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल है उसी से कर लेंगे। बाला भी कहता है कि हाँ जो है हमारे पास उसे डेकोरेट कर लेंगे। फिर बापूजी कहते हैं कि पहले ज़माने में हमारे पास कोई भी डेकोरेशन का सामान नहीं होता था, लेकिन हम जो भी होता था उसी से सजा लेते थे, तो अब भी हमारे पास जो है उसी से सजा लेंगे। और डिसाइड होता है कि अनुज जो है मूर्ति बनाएगा और गणपति जी को घर लेकर आएंगे। अनुपमा थू करके आरती उतारती है और फिर थोड़ी देर बाद अनुपमा अनुज से कहती है कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास हुनर है, आइडियाज़ हैं, तो आप अपना बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। अनुज कहता है कि बिजनेस तो मैं स्टार्ट कर दूं, लेकिन ये सब होने के साथ साथ फाइनेंस भी तो चाहिए। तो अनु कहती है कि हाँ वो तो है। फिर कहता है कि कोई नहीं, ये बात हम बाद में करेंगे, पहले हम पप्पा की मूर्ति बनाने में फोकस करते हैं। और कहता है कि तुम मेरे साथ मूर्ति बनाओगी। तो अनुपमा खुशी खुशी हाँ कर देती है और दोनों मूर्ति बनाने लग जाते हैं। मूर्ति बनाते बनाते दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है, क्योंकि पुराने वाले अनुज और अनुपमा लौट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। इधर डिम्पी जो है फाइल लेकर जा रही होती है तो पीछे से टीटू टोक देता है और कहती है कि पीछे से टोकना जरूरी। फिर कहता है कि अपनों को आवाज़ देना टोकना नहीं होता, पूछना होता है। बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कहती है कि मैं अपने काम से जा रही हूँ। और टीटू रोकने की कोशिश करता है तो फाइल नीचे गिर जाती है। टीटू उठाकर फाइल देखता है और कहता है कि तुम तो बिल्डर के पास जा रही हो। तो कहते हैं कि हाँ बिल्डर की फाइल होगी तो बिल्डर के पास ही जाऊंगी ना, और कहाँ जाऊंगी। और फिर कहती है कि मुझे पापा पे भरोसा नहीं है, कहीं पापा ने अंश का हिस्सा बेच तो नहीं दिया है। और फिर कहती है कि मुझे तोसू भाई पर भी कोई भरोसा नहीं है, कहीं वो अंश का हिस्सा बेच तो नहीं देंगे। इतनी देर में तोसू आ जाता है पीछे से। तोसू डिम्पी से कहता है कि फाइल खुद लेकर चोरी से जा रही हो और कहती हो कि तोसू भाई पर भरोसा नहीं है। अब तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी का हिस्सा ऐसे बेच दूंगा, लेकिन अगर कोई भी मेरे कहे से बाहर हुआ तो उसको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, कह देता हूँ। और तोसू डिम्पी को डांट देता है बुरी तरह से। कहता है कि चुपचाप घर पर बैठो, तुम ये सब मत करो, मैं अपने आप संभालूंगा जो संभालना, अगर अपना हिस्सा चाहिए तो चुपचाप रहो और घर में पड़ी रहो। ये कहकर तोसू वहाँ से चला जाता है और डिम्पी ठिठक जाती, कहती है कि देखो मुझे कैसे डांट कर चला गया। और टीटू कहता है कि तुम अपने आप को अकेले क्यों समझती हो, अपने घर में क्यों नहीं चलती, अपना मुंबई वाला घर है। तो इस पर डिम्पी कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे पेंट हाउस चाहिए, मैं पेंट हाउस में ही रहूँगी। और डिम्पी जो है लड़ने लग जाती तोसू के साथ, कहती है कि अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं लड़ूंगी और मैं चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। इधर दोस्तों दूसरी ही कहानी जो है वो प्यार की प्रेम कहानी वो परवान चढ़ रही है।
सागर और मीनू की। मीनू चाहती है सागर का लुक बदलवाना, तो वो किसी अपनी फ्रेंड के साथ ऑटो में बैठी है सागर के और तारीफ कर रही है दूसरे लड़के की। इससे सागर जल भून जाता है और कहता है कि मुझे जलन क्यों हो रही है, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है। तो फिर मीनू कहती है कि इंसान से मिलने के बाद उसका दिल देखा जाता है, उससे पहले तो उसकी लुक देखी जाती है, तो उसकी लुक अच्छी है तो वो अच्छा ही लगता है, बाद में मिलकर पता चलता है कि उसका दिल कितना अच्छा है। ये सब बातें जो है सागर को चुभ जाती हैं और सागर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। कहती है कि मतलब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हें जो बोलना था वो बोल दिया, और चली जाती है। सागर ऑटो साफ कर रहा होता है, सागर को याद आती है मीनू की बातें और अपने लुक को देखने लग जाता है। और फिर एक लड़का दिखाई देता है उसको जो अपने बाल संवारते हुए जा रहा होता है, अच्छी लुकिंग वाला लड़का, क्योंकि सागर अपने आप को देखता है, कहता है कि क्या मेरा लुक अच्छा नहीं है, और सोच रहा होता। तभी अन्ना आ जाता है, अन्ना सागर को चौंका देता है। सागर कहता है क्या हुआ अन्ना, आपने तो मुझे चौंका ही दिया। कहता है कि प्यार में खोए हुए। कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला ऐसा कुछ क्यों नहीं है। कहता है कि अगर देखो मेरे सिर पे बाल हैं और अगर मुझे इंदिरा जी कहें कि बाल कटवा लो तो मैं 1 मिनट में बाल कटवा लूँ, लेकिन मेरे बाल मुझे बहुत प्यारे हैं, मैं किसी और के कहने से नहीं कटवाऊंगा। इसका मतलब है कि प्यार में सब कुछ मुमकिन है। तो अन्ना उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो चाहती है कि तुम्हारा लुक चेंज हो, तुम लुक बदलवा क्यों नहीं लेते। तो इस पर सागर कहता है कि अन्ना आप क्या कह रहे हैं, आपकी जो जलेबी की तरह गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा आप क्या बोल रहे हैं। अन्ना कहता है कि मैंने जो समझाना था तुझे समझा दिया, अब मैं जा रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चला जाता है। और सागर अपना फिर से पीटने लग जाता है, अपने बालों को फिर से नोचने लग जाता है। कहता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मीनू ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा है। इधर अनुज और अनुपमा मूर्ति बना रहे होते हैं और आपस में मन में बातें कर रहे होते हैं, तो दोनों का लॉकेट गिर जाता है बाल्टी के अंदर। और जब लॉकेट निकालते हैं तो गलत लॉकेट एक दूसरे के पास चला जाता है। अनुज के पास राधा का और अनुपमा के पास कृष्ण का लॉकेट चला जाता है। और फिर अनुज मन में सोचता है कि क्या तुम अब पूरी तरह से मेरे साथ हो, क्या तुम मैं पूरी तरह से मेरी हो। और ये सोचते होते हैं कि आद्या आ जाते और कुछ बोलती है, जैसे ही कुछ बोलती दोनों का लॉकेट फिर से बाल्टी में गिर जाता है और आद्या लॉकेट निकाल कर देती है और अब की बार सही लॉकेट दोनों के पास पहुंचता है। फिर आद्या कहती है कि मुझे भी मूर्ति बनानी है। फिर अनुपमा मूर्ति का महत्व समझाती कहती है कि कुम्हार जो है वो इस मिट्टी को आकार देता है बर्तन के रूप में, और मूर्तिकार इस मिट्टी को मूर्ति के रूप में आकार देता है, जिसमें अपनी भावनाएं अपनी श्रद्धा भर देता है और हम भगवान मान लेते हैं इस मिट्टी को। और फिर आद्या कहती है कि इससे पहले कि हम मूर्ति बनाए हमें कुछ और करना है। तीनों अपने हाथ मिट्टी में सानते हैं और एक पट्टी पर अपनी छाप छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये तीनों की छाप कितने दिन तक कायम रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और तीनों बड़े ही खुश होते हैं। और फिर अगले हफ्ते में दिखाया जाता है अनुज का नया लुक। जी हाँ दोस्तों, आद्या कहती है कि आपका मेक ओवर करने की ज़रूरत है और अनुज कहता है कि मेरा मेक ओवर अगर तेरी मम्मी करेगी तो मैं ज़रूर करवाऊंगा। और अनुपमा भी अपने पिछले लुक में आ जाती है। तो दोस्तों अनुज अनुपमा की ज़िंदगी में आद्या खुशियाँ लेकर आई है, तो देखते हैं खुशियाँ कितने दिन तक बरकरार रहती हैं या फिर आता है कोई और नया मोड़ नाटक में। तो दोस्तों आगे की कहानी के लिए बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।